डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या जैसे लिख लीजिए। ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा द रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to product of active mass of reactant, product of active mass of reactant and raised to the power of their stoichiometric coefficient, raised to the power of their stoichiometric coefficient in balance equations at given temperature. In balance equations and at given temperature. अब देखो मेरा भाई, आप अपने मन से मान लेते कि क्या होता है, एक बार देख लो। ऐसे मान लो यार, मान लेते अपने मन से, जैसे कि ये है कोई रिएक्शंस। ठीक है, ये कोई रिएक्शन दिया गया अपने मन से, मान लो इस तरह से कोई रिएक्शन इस तरह से दे दिया गया आपको, और मान लो ऐसे प्रोडक्ट बना दिया गया। ठीक है, और हमको इसके लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शंस। क्या लिखना है दोस्त? लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां फिर से आप देखो तो दो ए है ना, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है। या इसी को हम अगर ऐसे लिखते मान लो अपने मन से N1A प्लस N2B गिव प्रोडक्ट। तो हम यहां देखो ये बताना चाहते हैं कि जो N1 होता है या फिर जो A होता है, इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं भैया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो A है या N1 इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोलते हैं दोस्त इसको? जो ये पहले है ना, ये इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और दूसरा होता है जो कैपिटल ए। अब इसको देखो क्या कहते हैं कि एरो से जो लेफ्ट में होता है रिएक्टेंट होता है, जो एरो से
या डी जो भी रहेगा मान लेंगे। तो ये प्रोडक्ट मान लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी मान लेते हैं ऐसे। तो जो कंसंट्रेशन जब होगा इसको लिखेंगे इस तरह से, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। या अगर हमको कहीं लिखना हो एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए, तो उसको भी लिखा जाएगा ऐसे, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। समझ गए इस तरह से लिखने का मीनिंग क्या होता है इसको। अब आपने जो लिखा है ये जो डिफरेंस लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शंस का, थोड़ा उसको चलते हैं भैया थोड़ा। ये बेसिक चीज समझ गए आप लोग कि सर ये जो किसी भी नंबर से पहले जो नंबर लिखा होता है ना, रिएक्शंस में नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4, तो जो नंबर होता है ना न्यूमेरिकल या नंबर बोल दीजिए उसको भैया हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई एक्सेट्रा, इन सबको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा जाता है। अब थोड़ा देखो, अभी देखना ये है, देखो अब जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन लिख दिया, लिखने का दो तरीका होता है, एक हम लिख के फिर एक आपसे लिखवा देंगे। एक हम लिखते हैं और एक आपसे लिख लिया जाएगा। अब हम लोग इसे सबसे पहले लिखना ये सीखेंगे कि सर फॉरवर्ड रिएक्शंस, दो ही होता है मैटर, एक अगर हमको समझ में आ जाए फॉरवर्ड रिएक्शंस और दूसरा अगर हमको समझ में आ जाए बैकवर्ड रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस अगर हमको समझ में आ जाए कि कैसे लिखेंगे। फॉरवर्ड का मतलब समझो आप, ये जो होगा वो ऐसे लिखेंगे, देखो देखो कैसे लिखेंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शंस हो गया। और बैकवर्ड कैसे लिखेंगे भैया, ये बैकवर्ड रिएक्शंस हो गया। अब देखो जब हमको इस रिएक्शंस का, इस पर हमें लॉ ऑफ मास एक्शंस लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, रेट, क्या लिखा जाएगा, रेट। और क्या लिखा आपने, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of active mass of reactant। अब देखो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया ना, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम इसको लिखेंगे ए के विद टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक है ना स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक है ना वो देखो क्या होगा, रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मींस जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। अब अगर ए होगा तो ए हो जाएगा, बी होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी होगा। अब जो रेट है उसको लिखेंगे कैपिटल आर से, और मान लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शंस है आर एफ लगा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। अब जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाएगा तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे रेट फॉरवर्ड बराबर के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए
stoichiometric coefficient A, concentration of B, stoichiometric coefficient B. अब ऐसे ही देखो भैया यहाँ बैकवर्ड में लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो मेरे भाई थोड़ा समझना आप लोग कि अगर हम इस रिएक्शंस को लेकर चलते देखो इसके हिसाब से तो ये रिएक्टेंट हो गया और हमने उसी रिएक्शंस को उल्टा करके लिख दिया, जो इस साइड था उसको हमने यहाँ रख दिया। तो जब हमने यहाँ रख दिया तो इसके रिस्पेक्ट में, इस रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में ये रिएक्टेंट हुआ और इस रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में ये रिएक्टेंट हो गया। तो लिखा जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी। अब जब रेट को हटाएंगे लगाएंगे बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के पावर सी और डी के पावर डी हो जाएगा आर। ये जब हटेगा तो क्या आ जाएगा के एफ आर भी बराबर के एफ कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग रेट कैसे लिखेंगे? अब अगर ये ऊपर का नोट करने हो तो मिटा दिया जाए कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ their stoichiometric coefficient in a balanced chemical equations at a given temperature। अब देखो मेरे भैया कि जब हम यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास एक्शंस अप्लाई करेंगे एट इक्विलिब्रियम, आपने पहले देखा होगा कि इक्विलिब्रियम पे साम्य अवस्था पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। कोई कह सकते आरएफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। आरबी क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। और कोई कहे कि बताओ सर, एक बार देख लो जाओ, आरएफ के एफ आरबी के बी, ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। देखो ये जो आरएफ है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस होता है और जो ये केएफ है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। वैसे ही हो जाएगा आरबी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है भैया, अब अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि सर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होता है, जबकि वही इक्विलिब्रियम पे जब कंसंट्रेशन टर्म बोला जाएगा तो सर वो कांस्टेंट आता है, जबकि रेट की बात की जाएगी वो इक्वल आता है। अब देखो मेरे भाई थोड़ा देखो तो कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड चाहता अपने मन से मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो लिखेंगे के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए बी के पावर बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के बी रेट कांस्टेंट ऑफ सॉरी के भी रहेगा सर के बी। अब देखो यहां पे ये के फॉरवर्ड है और ये जब अगर इस साइड आएगा ये अपान हो जाएगा बैकवर्ड और ये यही रहने दो सी
रिएक्शंस। अच्छा फिर से देखो, अगर हम इसको मिटा दें थोड़ा सा मेरे भाई तो गुस्सा मत होना। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। बड़े ध्यान सुनना, रेट कांस्टेंट है ना, और ये भी रेट कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट आएगा, और इसी रेशियो को बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब थोड़ा सा रुक जाओ, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे पहले हमें रेट समझना, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन समझना था। तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड का रेशियो हमने मिटा दिया, उसके लिए सॉरी, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। ये होगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शंस। ये क्या मेरे भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक नोट लिख लेना कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो वो कहां लगाएंगे? नोट करके लिखो, नोट इन न्यूमेरिकल एक्टिव मास ऑफ solid and liquid is taken as 1। यदि सॉलिड और लिक्विड रहेगा उसका जो एक्टिव मास होगा वो कितना माना जाएगा? 1। सॉलिड और लिक्विड होगा उसका एक्टिव मास कितना काउंट किया जाएगा दोस्त? 1। अब नेक्स्ट लिखना, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक रिएक्शंस लिख रहे हैं, उस पे आप लोग अपने मन से लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शंस। लिखना, अब हम इसमें क्या लगाने भाई? इसमें हमें क्या सीखना है इस रिएक्शन से? लॉ ऑफ मास एक्शंस। तो भाई एक हो गया आपका सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शंस जो आपने सीखा है, फॉरवर्ड रिएक्शंस, और दूसरा आपने सीखा है बैकवर्ड रिएक्शंस। थोड़ा नोट कर लो भाई अपने से, थोड़ा इसको करो आप लोग, थोड़ा सा इंक ले लें यार। स्नेक बहुत पड़ रहा है, पता नहीं क्यों यार। अब देखो भाई ये फॉरवर्ड रिएक्शंस होगा, देखो ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे? N1A plus N2 gives B N3C plus N4D। और बैकवर्ड कैसे लिखना होगा? N3C plus N4D gives N1A plus N2। तो हमने कहा कि जब रेट लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A स्टोइकियोमेट्रिक N1, कंसंट्रेशन ऑफ B स्टोइकियोमेट्रिक N2। अभी जो रेट होगा वो फॉरवर्ड के लिए। अब देखो जब ये जो प्रोपोर्शनलिटी जब यहां से रिमूव किया जाएगा, R फॉरवर्ड इक्वल टू K फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ A। अब दोनों बात ध्यान से याद रखो, ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। वैसे ही मेरे भाई देखो जब यहां लिखा जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये हो जाएगा ना, ये C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N3 और D का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N, तो
इसके बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा, अब यही से हमें यहाँ पे ओके ओके, अब देखो, अब हम यहीं पे हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग लिखना आप लोग, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखो भैया, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Go and enjoy. Yes. तो अब हमें भैया देखना है डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो हम लोग आखिर डेरिवेशन कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने मन से क्या करेंगे भाई। अब देखो यही पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह हम ये रखेंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड की जगह ये रखेंगे। देखो मेरे भाई, तो जो हो जाएगा इसकी जगह के एफ बराबर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। बोलो, अब हमें देखो क्या करेंगे, ये जो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शंस है, इसके एक तरफ कर लेंगे, और ये जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये इसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, और ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। तो रेट कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लेते हैं। तो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपॉन ये बन जाएगा पहले। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो के एफ है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और के बी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो इनका रेशियो आएगा उसी को बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट का रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, और उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम में आ रहा ना, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और डेरिवेशन भी क्या कर रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ये देख लो भाई, ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार देख लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं इसमें। एक बार देख लो भाई, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा अलग से लिख लेना भाई, के एफ क्या है और के बी क्या है। ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शंस, बैकवर्ड रिएक्शंस। अब ये देखो, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है ना, तो जब कांस्टेंट कांस्टेंट है तो जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, और ये इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए बोलते हैं के इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसलिए क्या होता है भाई, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्त इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करो आप लोग, इतना आप लोग पहले नोट करो। तो
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, यहां देखो के इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ, देखो तीन टर्म होता है, एक टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन के टर्म में केसी, प्रेशर के टर्म में केपी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में केएक्स। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन केसी, इन द टर्म ऑफ प्रेशर केपी, इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन केएक्स। नोट करो भाई, थोड़ा फटाफट नोट करो भाई। अब लिखना भाई थोड़ा सा कि हमने जो रिएक्शन लिखा था उसका केसी तो लिख लिया था ना, केपी नहीं लिखा था, तो पहले उसका केपी लिखते हैं, ठीक है। केपी देखो कैसे लिखेंगे किसी रिएक्शन का, जैसे मान लो हमने ले लिया N1A प्लस N2B N3C N4D, है ना, N1A N2B N3C N4D, ठीक है। अब हमें देखो पहले केसी लिखी जो हमने लिखा था वो फिर से मैं लिख देता ताकि आप जल्दी समझ जाओ। कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर M3, कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर M4, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर M1, कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर M2। अब हम देखो जब केसी की जगह केपी लिखेंगे यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ प्रेशर, तो वहां पे देखो क्या होता है, प्रेशर के टर्म में जब लिखेंगे तो मान लेते कि सब के सब गैस है। क्या मान लेते भाई, सब गैस है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई सॉलिड है या फिर लिक्विड है, उसका जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास वो आप जानते हो 1 होता है। यदि कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है उसका एक्टिव मास 1 होता है, लेकिन यदि कोई गैस है तो उसके लिए आप केसी लिख सकते हो और केपी भी लिख सकते हो। यदि कोई गैस है उसके लिए आप केसी भी लिख सकते हो और केपी भी लिख सकते हो। जो केसी होगा वो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और जो केपी होगा वो इन द टर्म ऑफ प्रेशर। अब देखो इसका केपी कैसे लिखेंगे भाई, अब जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सी था ना, ये तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। अब समझना एक बार, जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो इस तरह का ब्रैकेट लगाते हैं, और जब प्रेशर लिखा जाएगा तो फिर नॉर्मल ऐसे बना दिया जाएगा। तो ये दोनों में देखो डिफरेंस होता है, जब ऐसे लगाएंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा और जब प्रेशर लिखेंगे तो इस तरह से लगाते हैं। अब देखो प्रेशर ऐसे लिख दिया हमने, बोलो भाई प्रेशर में लिख दिया ना इस तरह से, केपी बराबर केसी क्या हो जाएगा। अब देखो हमने लिखा कि गैस के लिए केसी और केपी दोनों नोट कर सकते, केसी और केपी दोनों नोट कर सकते हैं। अब जैसे एक बार थोड़ा सा देख लेना, वो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपने कभी आइडियल गैस का नाम सुना होगा, इसमें इक्वेशन था P इक्वल टू nRT, तो P बराबर क्या होता है भाई, N/V/RT। अच्छा N/V होता है, इसी बोलते हैं कंसंट्रेशन, और फिर इसी बोलते हैं, दिख रहा है यहाँ पे P बराबर CRT। अब C क्या वहां पे, कंसंट्रेशन है, क्या भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन। इसी को जब हम लोग वो पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपने ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां कहते हैं सर ये जो C होता है वो मोलरिटी होता है, मोलरिटी, और यहाँ पे उसी C को कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखो है तो हमें क्या मिलेगी, जो प्रेशर और
जब भी हमें अगर के लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, इस तरह से, बोलो भाई, लिख सकते हैं ना ऐसे केपी। अब ये नहीं सिखा रहे हैं आपको कि भाई केपी कैसे लिखेंगे, ठीक है, और केसी कैसे लिखेंगे आप। जैसे हमने एक एग्जांपल दे, उसमें लिखिएगा केसी और केपी। अब इतनी बात समझ लीजिए, अगर गैस होगा तो उसके लिए केसी भी लिख सकते और केपी भी लिख सकते, और अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो सिर्फ उसके लिए कंसंट्रेशन कितना मान लिया जाएगा भैया, 1। सॉलिड और लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन 1 होगा, जबकि अगर गैस होगा तो उसके लिए कंसंट्रेशन गैस के लिए आप केसी के टर्म में भी लिख सकते हैं और केपी के टर्म में लिख सकते हैं। केसी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन के टर्म में, और केपी का मतलब हो गया प्रेशर के टर्म में। चलो अब लिखना मेरे भाई, एक एग्जांपल लिख लो और उसका लिखो केसी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस गिव्स अमोनियम आयन एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब इसका अगर हमको लिखना हो भाई केसी, या पहले लिख लो के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के पावर स्टोइकियोमेट्रिक एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर स्टोइकियोमेट्रिक। तो प्रोडक्ट में कौन होगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कंसंट्रेशन है, जब हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा जाएगा तो इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी बोलते हैं, कि केसी हो जाएगा भाई, और इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं भाई, केसी। सर यहाँ पे अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केसी हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में एक्वस मीडियम है ना, उसका कंसंट्रेशन लिया जाएगा। ये एक्वस मीडियम है, ये सॉलिड लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड और लिक्विड नहीं है, ऐसे लिखेंगे केसी। एक बार और लिख देते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देख लो भाई। चलो अब अगर तुम इसका केपी लिखना चाहते हो, मान लो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ अमोनियम आयन, प्रेशर ऑफ OH माइनस और प्रेशर ऑफ NH4OH। ये तब लिखा जाएगा जब वो गैस इस फेज में होगा। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं भाई, उसमें अपना दिमाग लगाना। ये नोट करो, इसके लिए केसी ऐसे लिखा जाएगा, केसी, केपी से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये गैस नहीं है। अब एक एग्जांपल लिखो, दूसरा एग्जांपल कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हीट टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखना लिखेंगे इसको, जो के इक्विलिब्रियम है इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और इन द टर्म ऑफ प्रेशर। तो पहले इसका लिखेंगे के इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहां लिखते हैं के इक्विलिब्रियम concentration of calcium oxide upon concentration of carbon dioxide upon concentration of calcium carbonate। पहले हमने के इक्विलिब्रियम लिख दिया उसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो आपने लिखा कि सर जब हम केसी लिखेंगे या केपी लिखेंगे, यदि कोई सॉलिड है या लिक्विड है तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका सॉलिड है, हो जाएगा 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन 1, यहां हो जाएगा 1 इंटू प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन 1। यानी CO2 के लिए केसी आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और केपी आएगा प्रेशर ऑफ CO2। देख लो मेरे भाई, दोनों में क्योंकि गैस का दोनों निकाल सकते हैं, जब केसी निकालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो जाएगा, और जब केपी आप निकालोगे तो प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। थोड़ा नोट करो भैया, फटाफट जल्दी नोट करो यार। एक दो और एग्जांपल है, लिखवा दे क्या।
Kp। तो जब भी लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है? HI। अब बड़े ध्यान से सुनना कि जो ये 2 लगा है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे HI के पावर में 2, ये जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2। जब Kp लिखोगे ये जाएगा प्रेशर ऑफ HI के पावर 2, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, और पावर ऑफ H2 पावर ऑफ I2। देखो ऐसे लिखा जाएगा Kc और Kp की प्रेशर ऑफ HI की पावर 2। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करो भाई। अच्छा यहाँ थोड़ा देखो, थोड़ा इसमें कुछ और आपको बताना चाहते हैं। रिलेशन आता है जो बार बार पूछा जाएगा, कभी तो ध्यान देना। अगर हम इसी रिएक्शन से थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं भाई, यहां से H2 plus I2 gives 2HI। देखो सब गैस फॉर्म में, ठीक है। दूसरा लिख लेना इसमें, इसी को चेंज कर लो। एक हो जाएगा 2HI gives H2 plus I2, और एक हो जाएगा 1/2 H2 plus 1/2 I2 gives HI। ऐसे 3 बन जाएंगे। चाहो तो इसको भी चेंज कर लो, HI बराबर 1/2 H2 1/2 I2। ये आपके ऊपर, आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलो तो चला जा मेरे भाई, सब गैस है ना, देखो थोड़ा यहां पे। अब यदि सब गैस है देखो, अगर जब इसका Kc निकालो, Kc ये हो जाएगा HI के पावर 2 अपॉन ये कंसंट्रेशन हो H2 I2। अब ये तो निकली है ना, ये वाला देखो। इसके लिए जब Kc लिखोगे आप तो HI अपॉन ये जो 1/2 है ना, ये पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ गए भाई? बोलो। अच्छा एक चीज और देख लो कि अगर ये सब गैस हो, सब हमने पहले कह दिया था सबके सब गैस है, फिर भी एक बार देख लो। और गैस के लिए हमेशा निकालते हैं डेल्टा Ng। डेल्टा Ng ये होता है भाई मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब जैसे पहले में लगाते हैं, पहले वाले एग्जांपल में, तो बताओ भाई यहाँ पे ये कितने मोलर प्रोडक्ट में 2, और ये कितना है 1 1। इसका डेल्टा Ng कितना आ जाएगा 2 - 1 + 1, यानी 2 - 2 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में आ जाओ भाई, ये कितना 1 1 प्रोडक्ट में 1 + 1 - 2, ये भी कितना आ जाएगा 0। यहाँ कितना प्रोडक्ट में भैया 1, और ये कितना -1/2 यानी ये भी कितना आ जाएगा 0। यानी इन दोनों तीनों केसेस में डेल्टा Ng देखा जाए तो वो 0 आ रहा है। वो क्या आ रहा है भाई 0। चलो अभी इससे कुछ बताएंगे सीखने वाला क्या होता है, इसे क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो देखो भैया, अब के तो गलत ही करा गया। यदि Kp और Kc हमको निकालना हो हेट्रोजिनस में, वही हेट्रोजिनस जो हम लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हेट्रोजिनस हो जाएगा। तो हेट्रोजिनस का मतलब ये हो गया कि यदि कोई सॉलिड होगा या लिक्विड होगा तो उसका कंसंट्रेशन कितना मान लिया जाएगा 1। कितना मान लिया जाएगा 1। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, देखो यदि कोई लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करेगा तभी भी उसका जो एक्टिव मास होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने लिक्विड कह दिया तो याद रखना। जैसे कभी कभी क्या होता है ऐसा रिएक्शन दे देगा, देखो ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। अब इसे क्या बनेगा भाई, अमोनियम आयन एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब यहां देखो जो वाटर है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जब सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका Kc लिखा जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका जो वाटर का कंसंट्रेशन वो 1 लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा ही गलत भर गया यार मेरे भाई, है ना, सॉरी उसके लिए यार, क्या ये नया टेक्नोलॉजी है ना यार, तो ऐसे कभी नहीं समझ पा रहे हैं, जानते ही हो अपने यहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग है ना। अभी हम थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया हैं इसलिए यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, ठीक है। देखो ये सिस्टम यहाँ पे इंक भरने का है, ये देखो यहाँ पे इंक ऐसी है, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ अलग तरीके से आती है, तो हम तो इसी से परेशान हो जा रहे हैं, इंक से। चलो खैर कोई बात नहीं, एक तो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद हम खुद ही मार्कर बदलवा देते हैं, तो आप लोग और अच्छा लिखेगा, कुछ नए मार्कर मंगा देते हैं बात करके। चलो तो देख लो भाई, यहाँ पे एक और होता है कभी कभी, अगर हमें कह दिया एस्टर, और इस एस्टर का हम अगर करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर यहां बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह, और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड एक्वस प्लस एथिल अल्कोहल एक्वस। और एक बात ये याद रखना कि जब भी Kc या Kp कुछ भी निकालना, ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो फिर Kc Kp नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो गलत आएगा, फिर वो यदि निकलेगा भी तो गलत आता है फिर। देखो इसका यही लिखते हैं Kc, अब इसका लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपन कंसंट्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल अपन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये देखो जो यहाँ सिखा रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आएगा, ये ऐसा मत समझना कि आप पढ़ा रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे जाके साल्ट का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा जाएगा, या कोई भी लाइसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा फिर बार बार लिखने के लिए Kc Kp Kw Ka Ki, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, नोट करके लिख लेना, ये तो जान गए ना आप, यदि सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसका एक्टिव मास क्या करेंगे भाई, 1 ले लेंगे, और गैस से Kc भी निकाल सकते हैं और Kp भी निकाल सकते हैं। अब किसी ने अगर हमें रिएक्शन दे दिया उसमें गैस भी हो, लिक्विड भी हो और एक्वस भी हो, उसमें गैस भी हो, लिक्विड भी हो और एक्वस भी हो, तब क्या करेंगे, देखो उसमें थोड़ा तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो या तो सॉलिड और गैस देखा या सॉलिड और लिक्विड का देखा, लेकिन तीनों का मिक्स नहीं देखा ना अभी तक। नोट लिखना है, नोट लिख लो, इफ एक्वस एंड गैस बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है ना, इफ एक्वस एंड गैस बोथ स्पीसीज आर इन्वॉल्व, बोथ स्पीसीज आर इन्वॉल्व। जैसे ये देखो क्या भाई, आपका अमोनिया गैस है, बोलो भाई, इसमें वाटर ले लो लिक्विड, क्या बन जाएगा इससे, अमोनियम आयन, बोलो भाई, और साथ में हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस, यहां भी एक्वस। अब यहां जब लिखोगे के तो ना तो Kc लिखेंगे और ना ही यहां पे Kp लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा KPC, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ प्रेशर। अब ये देखिए एक्वस है, इसका क्या लिखेंगे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, एक्वस है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन,
और द प्रेशर है तो प्रेशर ऑफ अमोनिया। देखो ऐसे नोट कर लो भाई इतना थोड़ा तो, ये चीजें थोड़ी नहीं है मेरे भाई, तो गुस्सा मत होना, निगेटिव मत समझना, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखो। एक और एग्जांपल लिख देगा इसी तरह का, जब पढ़ोगे टॉलेंस रिएजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलेंस रिएजेंट, वहां पे आएगा एग्जांपल। चलो ये लिख देते हैं, इसको भी देख लो एक बार, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई, सिल्वर एक्वस मीडियम में, और सिल्वर का रिएक्शन करा दो अमोनिया से। अब देखो ये बन जाएगा भाई सिल्वर NH3 का होल प्लस एक्वस मीडियम। बोलो भाई, ये प्लस बना देना ताकि अब यहां तक देखो, जब लिखोगे यहां पे, तो अब यहां पे एक्वस भी है और गैस भी दोनों आ गया ना, बहुत स्पेसिफिक है ना, यहाँ पे एक्वस भी है और गैस भी है, तो यहाँ पे केसी ना लिखी केपीसी लिखेंगे। अभी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, पूरा रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर NH3 जो भी है, ठीक है। बोलो भाई अपान, अब ये देखो इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये सिल्वर का कंसंट्रेशन लिखेंगे, लेकिन अमोनिया गैस है ना इसका, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया गैस है, इससे क्या हो जाएगा भाई, फिर प्रेशर ऑफ अमोनिया। नोट करो भाई, थोड़ा फटाफट नोट करो, तो जल्दी नोट करो भाई। नेक्स्ट लिखना यूनिट ऑफ, टाइम कितना हुआ यार, चलो नेक्स्ट लिखो आप यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, केसी एंड केपी। तो मान लो रिएक्शन लिख लेते भाई अपने मन से, ठीक है। तो अब देखो जब हम केसी लिखते थे ना, केसी तो कैसे लिखते थे आप, सी के पावर स्टोइकोमेट्रिक 3, डी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n4, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n2, और केपी प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। देखो यहां पर जो केसी है ना, केसी ये सब जगह सी, सब में देखो कंसंट्रेशन है ना, और जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, और ये ऊपर हो जाएगा डेल्टा एन, डेल्टा एन। और यहां जब केसी लिखेंगे केस केपी, तो प्रेशर है ना, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, ये होता है डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी। या मोल पर लीटर होगा, और यहाँ पे एटीएम का डेल्टा एनजी होगा, यहाँ पे मोल पर लीटर होगा, और यहाँ पे एटीएम के पावर डेल्टा एनजी होगा। चाहो तो यहां लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है डेल्टा एनजी, लेकिन ये मोल पर लीटर होगा और ये एटीएम होता है, एटीएम, ठीक है। चलो अब यहां हेडिंग लिखना, फिर रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, एक डेरिवेशन है, वो थोड़ा यहां समझा देते हैं यार। बस ये मिटा दो यूनिट को और रिलेशन कर दो, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो इस रिएक्शन के लिए आपने ये केसी लिख दिया, और इस रिएक्शन के लिए आपने केपी लिख दिया। बोलो भाई, अच्छा पिछले क्लास में आपने देखा था कि मतलब इस वीडियो में कहा था कि हेडिंग दिया था कि PV = nRT, तो P बराबर CRT, तो PA बराबर CART। बोलो भाई, अब ये टॉपिक लाके आप पुट करो, तो जो केपी है बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ सी की जगह CC
N4 CART N1 CBRT N2। अब इसमें देखो क्या कॉमन होने लगा, वो एक तरफ कर लो और जो नहीं हो रहा उसको एक तरफ कर दो। तो RT 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 सब में है, तो यहां हो जाएगा CC N3 और CD N4 CA N1 CB N2 इंटू RT के पावर ऊपर का हो जाएगा N3 प्लस N4 और नीचे RT के पावर N1 प्लस N2। देख लो भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दोस्त क्या होता है कि कुछ बातें जो ये अपने मन से कोई चाहो तो इक्वेशन नहीं मान सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या चाहो तो इक्वेशन ना मानो, ऐसे समझ लो अपने मन से कि मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया। अब कहेंगे सर इक्वेशन 3 में इक्वेशन ये डिवाइड नहीं है, इक्वेशन 1 की वैल्यू रख देंगे। अब इक्वेशन 3 देखो ये क्या, पहले Kp इक्वल टू, अब ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ D, और ये किसके इक्वल है, Kc के। तो ये वैल्यू लाके यहां रख देंगे Kc RT के पावर। अब ये देखो ये ऊपर N3 प्लस N4 है, N3 प्लस N4। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा N1 प्लस N2 और यहां जाएगा Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा Ng। ये रिलेशन मिल जाएगा Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा Ng। थोड़ा नोट करो मेरे भाई इसको, तो नोट करो यार कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है। तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। थोड़ा नोट करो भाई, नोट करो। ये नोट हो गया भाई, रिलेशन बिटवीन Kp और Kc में रिलेशन नोट हो गया। चलो अब कुछ एग्जांपल देंगे थोड़ा उसका, Kp और Kc निकालना और डेल्टा Ng निकालना। कुछ एग्जांपल ले लो उसका, Kp Kc और डेल्टा Ng, उसका सब कैलकुलेट कर लेंगे यही पर। जैसे कि एग्जांपल ले लो, और जानते भी होंगे पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा लिख लो भाई ठीक है। नेक्स्ट लिख लो एक और, लिख लो भाई अब देखो, जैसे हमने एग्जांपल दे दिया। अब ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, गैस 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 गैस। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे कि पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा Ng निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहां देखो ये मोल्स हो जाएगा 1, क्योंकि जो इसका स्टोइकियोमेट्री होता है वही काउंट किया जाता है। यहां पे अगर कुछ नहीं दिया तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू नहीं ली जाएगी और इसकी भी वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो अब जो डेल्टा 1 आएगा वो 1 आ जाएगा। अब इसमें निकालो डेल्टा Ng, देखो भाई तो प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2, और
हमेशा स्टोइकियोमेट्री लिया जाएगा। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, जो उसके पहले लिखा रहता है जस्ट पहले, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे 3 और ये 1 4 हो गया, तो 2 माइनस 4 करोगे -2 आएगा। इसमें अगर डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में कितना मोल है 2, रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना मोल है डेल्टा एन जी के लिए 2, रिएक्टेंट में कितना है 1 1 2, यानी कितना आ गया 0। अब देखिए जब लिखोगे Kp बराबर Kc RT, Kp बराबर Kc RT, Kp बराबर Kc RT, Kp बराबर Kc RT। अब यहां देखो तो यहां पे वैल्यू 0 है ना, ये देखो 0 हो जाए, सॉरी ये 1 ये 2 ये 1, ये -2 है ना, ये बोलो भाई। अब देखो यहां पे एक ये केस पूछा जाता है, सुनना पहला, अगर डेल्टा एन जी 0 से बड़ा है, दूसरा डेल्टा एन जी 0 से छोटा है, तीसरा डेल्टा एन जी बराबर 0। इस बात को थोड़ा समझना कि क्या होता कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ गई तो मान लो आर टी की पावर 0 हो गया, और किसी की पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू होती है 1, क्या हो जाएगा Kp बराबर Kc इंटू 1, यानी Kp बराबर Kc। अगर वहां डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ रही है तो Kp बराबर Kc होगा। और ये देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो, क्या हो भाई पॉजिटिव, क्या हो पॉजिटिव, समझना। जैसे यहां देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका क्या मतलब है कि Kc में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करके Kp के बराबर आ रहा है, और जब 2 का मल्टीप्लाई करके Kp के बराबर आ रहा है तो जो Kp होगा वो ऑलरेडी बड़ा होगा अकेले, यहां हो जाएगा Kp बड़ा होगा Kc से। और अगर डेल्टा एन जी छोटा आ गया 0 से निगेटिव आ गया, उस केस में हो जाएगा Kc बड़ा हो जाएगा Kp से, Kc बड़ा हो जाएगा। नोट कर लो भाई थोड़ा तो। ठीक है, तो इसी पर एक एग्जांपल लिख लेते भाई, थोड़ा हट करके, वरना फ्री होगा उसी में रखते रह जाएंगे। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ा होगी तो Kp बड़ा हो जाएगा, अगर निगेटिव आ गया तो Kc बड़ा हो जाएगा, और अगर 0 आ गया तो बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वो भी लिखना था एटीएम, हम भूल गए, है ना, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे दूसरे रिएक्शन में लिख लेता हूं। लिखो रिएक्शन से, लिखो भाई PCl5 जैसे मान लो ये दे दिया, अब इसका डेल्टा एन जी निकालो तो डेल्टा एन जी तो प्रोडक्ट में कितने मोल हो जाएंगे 2, और रिएक्टेंट में कितना है 1, 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई ना। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी हो जाएगा Kp बड़ा हो जाएगा किससे Kc से, और अगर हमको इसका यूनिट निकालना यूनिट तो Kp की यूनिट क्या होती है भाई एटीएम, और एटीएम का पावर कितना हो जाएगा 1। यदि डेल्टा एन जी वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा ना, उस केस में कौन बड़ा हो जाएगा भाई Kp। दूसरा एग्जांपल लिखिए, या उसी रिएक्शंस को चेंज कर दीजिए, इसी को क्या करिए चेंज कर दीजिए, PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous gives PCl5 gaseous। अब इसका जो डेल्टा एन जी देखो निकालोगे तो प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 1 2, यानी -1, यानी अब यहाँ पे जो Kp बड़ा हो जाएगा कौन Kc, क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, और यहाँ पे लिखा जाएगा Kp
उस केस में कौन बड़ा हो जाएगा भाई आपका केसी। चलिए ये रिलेशन हो गया केसी और केपी में, यूनिट भी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना। एक दो क्वेश्चंस भी लिख लो भाई, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, केपी और केसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन लिख लो, थोड़ी सी भर लेते हैं, थोड़ा सा रिंग से परेशान है, ठीक है। चलो देखो भैया, एक क्वेश्चन लिख लो, लिखना है, एग्जाम्पल है 800 केल्विन, देखो एट 800 केल्विन द रिएक्शन, देखो भाई N2 अमोनिया गैस गिव्स 1/2 N2 gaseous plus 3/2 H2 gaseous, ठीक है ना। HKC बराबर 4, HKC बराबर 4, then what is the value for, now then what is the value of Kp for the same reaction, for the same reaction, ठीक है। तो पहले आप देखो भाई यहाँ पे Kc की वैल्यू दे दिया है और Kp पूछ रहा आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रिलेशन पढ़े तो भाई Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा Ng। अब हमसे Kp पूछ रहा है, Kc दिया 4, R के बारे में नहीं पता, टेम्परेचर सर दिया 800 केल्विन और डेल्टा Ng ये 3/2, ये 1/2, 3/2 प्लस 1/2 4/2 में 2, और ये कितना भाई 1, 2 माइनस 1 1, यही आ जाएगा। तो इसकी पावर जब 1 करोगे तो वही आएगा Kp बराबर, ठीक है। तो इतना हो गया नोट भाई, तो फिर आगे चला जाए, ठीक है। अब कभी कभी देखो ये पूछता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, ये बात याद रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और किसी डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर, मोल, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, ठीक है। चलो जैसे हम दिखाते हैं आपको कि कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन दिया हो, क्या है, कोई रिएक्शन दिया, जैसे मान लो अपने मन से दे दिया है कि A से B बन रहा है और इसकी K इक्विलिब्रियम की मान लो वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। अब आप उसका अक्षर बताओ, अगर B से A बनेगा उसका K इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम बराबर
बी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसके लिए मान लो लिखेंगे इसे मान लो के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब अपने मन से देखो कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। अब यहां देखो जब वही आओगे इस रिएक्शन में क्या हो डिफरेंस है, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है या क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये उल्टा है ना ये। तो सर यहाँ जो 10 था वो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। तो एक बात याद रखना, जब किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा तो उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो इनवर्स हो जाएगा। सॉरी जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इनवर्स हो जाएगा। ये पहला पॉइंट लिखना इसमें। ये रिएक्शंस को कभी कभी जोड़ने घटाने का रूल होता है, पहला लिख लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। ये एक हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो। अब देखो हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे इफ रिएक्शन आर रिवर्स, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर रिएक्शंस को रिवर्स किया जाएगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इनवर्स हो जाएगा, उल्टा मतलब 1/, में आ जाएगा, हमेशा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन से जैसे मान लो ए से बी बन रहा था, उसे के इक्विलिब्रियम मान लो के दे दिया और इसका पूछता के डैश, ऐसा नीट में पूछा गया, तो इसमें रिलेशन क्या होगा। तो हमने देखा कि सर एक बात तो सीधी सीधी हो गई कि अगर ए से बी बन रहा है तो के होगा। तो जब अगर आप इसको उल्टा कर देंगे जो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो 1/k होगा, और ये के इक्विलिब्रियम क्या है, के डैश, तो के डैश रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो अगर बहुत से बच्चे ना समझ में तेज पढ़ा था तो देखो इसको और आराम से बता रहा हूं भाई, सुनो। रिलेशन पूछा जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ के इक्विलिब्रियम क्या है, के, और यहाँ के इक्विलिब्रियम क्या है, के डैश। अगर ये देखो, सुनो मेरी बात, इसको भूल जाओ। अगर फिर बोला था इक्वल टू बी बराबर के इक्विलिब्रियम के, तो कहते सर ये पहला के बराबर ये के हो जाता, लेकिन आपने इसको उल्टा कर दिया ना, तो अब के के डैश के बराबर हो जाएगा। जब उल्टा कर देंगे तो अपान में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखना, क्या लिखा भाई, इफ रिएक्शन आर रिवर्स देन के इक्विलिब्रियम आल्सो इनवर्स। एग्जांपल लिख लो इसमें, अगर a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है और इसका जो के इक्विलिब्रियम है मान लो वो x दे दिया, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो कि अगर c प्लस डी से a प्लस बी बन रहा है, इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो देखो कि पहले वाले का उल्टा है ना वो, तो वो इनवर्स हो जाएगा 1/x। वो क्या हो जाएगा भाई, 1/x। क्या हो जाएगा दोस्त, 1/x। दूसरा देखो, यदि किसी भी रिएक्शंस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी रिएक्शंस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिएक्शंस होगा वो पावर में चला जाएगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो जो नंबर होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा। लिख लो उसमें, व्हेन अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। अब मान लो उस नंबर को अपने मन से क्या मान लें, एक्स वाई जेड, मान लो जेड, चलो क्योंकि एक्स कॉमन हो जाता है। मान लो वेन रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, मान लो मैं उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पी से, मान लो मैं उसमें पी से मल्टीप्लाई कर दिया, देन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, जो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो जिसका लिखेंगे के इक्विलिब्रियम इक्वल टू हो जाएगा के इक्विलिब्रियम की पावर पी। अगर आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा k इक्विलिब्रियम की पावर x। मान लो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा k इक्विलिब्रियम की पावर 2। इसमें एग्जांपल देख लो, वही a प्लस b से c प्लस d बन
देखो ये भी हम लोग इससे 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लगेगा कि डिवाइड कर रहे हैं, दोनों बात समझा देते हैं यहीं पे। तो अगर हम ऐसे यहाँ हो जाएगा k इक्विलिब्रियम की पावर x के पावर, अब 2 की जगह 1/2 हो गया ना, तो हो जाएगा 1/2। अब देखो दो बात समझ रहे हो, डिवाइड के केस में लोग करते हैं किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1/, हो जाएगा, चाहे 1/, समझो ये यहां से 1 समझ के मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट रूल क्या है भाई, तीसरा, कि जब दो रिएक्शंस को ऐड किया जाता है, ये उल्टा करने वाला हो गया, मल्टीप्लाई करने वाला हो गया। अब जब दो रिएक्शंस को ऐड किया जाएगा, देखो व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड, तीसरा व्हेन टू रिएक्शन आर एडेड देन k equilibrium gets multiplied, then k equilibrium gets multiplied। और अगर दो रिएक्शंस को when two reactions are subtract then k equilibrium divided। अगर ऐड करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसको, वो डिवाइड में चला आएगा। जैसे ये रिएक्शन देख लो, मान लो ये हो गया k, चाहे मान लो ये हो गया x, ये हो गया y, तो अगर इनको जोड़ दिया जाए, जब जोड़ेंगे इनको देखो तो c प्लस d कट जाएगा, रुक जाओ, यहाँ p प्लस f कर लो वरना फिर आज चला जाएगा। अब ये जोड़ेंगे बनेगा a प्लस b गिव्स e प्लस f, और जब k इक्वल इसका बनेगा वो x गुणे y, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया ना, जब जोड़ा जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसमें से घटा दिया जाएगा इसको, तो यहाँ जो k इक्वल बनेगा k हो जाएगा x by y। अगर मान लो इसमें से इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, तो हम इसे अगर 2 घटा देंगे हो जाएगा x by y, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो x by y। ठीक है, चलो तो इसमें हम पीछे क्लास में आपको क्वेश्चंस और भी करा देंगे, है ना, या आप भी क्वेश्चन ढूंढ के रखिएगा, तो इसमें प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, एक प्रैक्टिस गेम होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। हमने आज जितना भी पढ़ा है, जिसमें अगर कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा भाई। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप अपना कीमती समय देते हैं। जय हिंद, जय भारत। विद आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 2।